हेलो राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वित्ता एवं भेदभाव, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का सिविक्स का चैप्टर 2 है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है वित्ता एवं भेदभाव। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको याद होगा कि मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था। ठीक है, इसमें कि मैंने बताया था समीर 1 और समीर 2 की कहानी। ठीक है, इसमें कि मैंने बताया था कि विविधता क्या होती है, असमानता क्या होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग उसी को डिटेल में और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। और हम लोग जानने वाले हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है, रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग जो है इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं। यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन सा उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास पर असर पड़ता है। हम कौन सा भाषा बोलते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, ये सब जो है, इन सब चीज़ों का फर्क जो है हमारे भूगोल और इतिहास से पड़ता है। ठीक है, कि हम पहले कैसे रहते थे, उन्हीं से हम लोगों ने अडॉप्ट करते करते ये सब चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं। ठीक है, कि क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों पे दो चीज़ों का असर पड़ता है, एक तो इतिहास और दूसरा भूगोल। इन दोनों चीज़ों का असर जो है हमारे जीवन पे पड़ता है। तो आगे जो है, अगर आप संक्षेप में में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाजा लग जाएगा कि भारत में कितनी विविधता वाला देश है। अगर आप अच्छे से देखें तो भारत में कितना ज़्यादा विविधता है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि भारत कितना बड़ा विविधता वाला देश है। ठीक है, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। संसार में टोटल 8 धर्म हैं और 8 धर्म के अनुयायी जो हैं, जो मानने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं या फिर रहते हैं। ठीक है, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोग की मातृभाषाएं हैं। यहाँ पे 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषा है। ठीक है, आपकी मातृभाषाएं भी होंगी, आपकी मातृभाषाएं अलग होगी, दूसरे की मातृभाषा अलग होगी। ऐसे करके 1600 मातृभाषाएं हमारे इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। ठीक है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यहाँ 100+ नृत्य यानी डांस किए जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, यह विविधता हमसे खुश होने के कारण नहीं बनती। ठीक है, यह विविधता जो है हमसे खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। ठीक है, हम उन्हीं के साथ स्वस्थ महसूस करते हैं या फिर अच्छा महसूस करते हैं जिन जो कि हमारी तरह ही कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह ही भाषाएं बोलते हैं, हमारे तरह ही उन खान पान है उनका, और हमारी तरह हमारे जगह पे ही वो लोग रहते हैं, या फिर जो भी है, जो भी चीज़ें हैं जो हम लोग की तरह ही वो लोग करते हैं, तो हम लोग उनके साथ जो है अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम ऐसे लोगों के से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, जो कि हमसे बहुत अलग होते हैं, जब हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि हमसे बहुत अलग होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग हमसे हमारे से अलग भाषाएं बोलेंगे, अलग कपड़े पहनेंगे, तो वो तो हमसे अलग लगेंगे ही, और वो हमें अनजाने भी लगेंगे, है ना, अपरिचित लगेंगे। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। ठीक है, हम लोग जान ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों है और अलग कैसे हैं। ये भी लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अब आपसे जो अलग दिखेगा, ठीक है, तो आप उनके उनके लिए अलग तरह की राय बना लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूसरे स्टेट में रहता है। ठीक है, तो आप उनके लिए अपना जो सोच है या अपनी राय जो है वो अलग बना लेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो राय में। जैसे कि आप मान लीजिएगा कि वो हमारी तरह खाना नहीं खाते होंगे, हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते होंगे, उनको देख करके ऐसा लगता होगा, आपको अपनी राय बना लेते होंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट है, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हमें उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। अब हमारी सोच जो है इतनी पक्की हो जाती है कि अगर हमसे कोई अलग दिखता है, पूर्वाग्रह अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो उनको सोच कहते हैं, ठीक है। तो हमारी पूर्वाग्रह यानी सोच इतनी पक्की हो जाती है कि हम लोग मान ही लेते हैं कि वो हमसे दोस्ती नहीं कर सकता या हम उनसे दोस्ती कर नहीं सकते, ठीक है। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। इसीलिए हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम लोग उन दूसरे को जो है दुख भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। लड़के और लड़की में भेदभाव, लड़के और लड़की में भेदभाव, समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। अब आए दिन आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है। अभी तो नहीं लेकिन पहले आप लोग देखते होंगे कि कैसे लड़कों और लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि आज भी है हमारे समाज के अंदर, ठीक है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने की वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। अब आपसे कोई पूछे कि लड़का और लड़की में क्या भेद अंतर है, तो आप लोग बता पाएंगे कि क्या अंतर है, ठीक है। ये छोटे बच्चों की किताब है तो इसमें नहीं बताया गया, फिर भी लेकिन आप लोग बता पाएंगे कि लड़के और लड़की के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे एक कार्टून टाइप का बनाया गया है जिसमें कि हमें बताया गया है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तुम दूसरों से कितने अलग दिखते हो, क्या उसका दिमाग सही है, ठीक है। ये सब एक कार्टून के जरिए बताया गया है कि ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज हम उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे खास जरूरतें वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों का पूर्वाग्रह यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, ठीक है। पहले हम लोग उनको विकलांग कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं, लोग जो है तरह तरह की बातें करते हैं कि मैं लंगड़ाता हूँ, ठीक है, मेरी बोली लड़खड़ाती है, ठीक है, मैं एक मैं एक नमूना हूँ, या फिर कुछ भी, मुझे शर्म आती है। ये सब चीजें दिया गया है, पर आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने जहाँ खत्म किया था, अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। अब ऐसा कहा जाता है कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं, ये हमारी समाज की पूर्वाग्रह है, ठीक है, जो कि मानते हैं कि लड़के वही होते हैं जो कि रोते नहीं है, ठीक है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार एवं अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, ठीक है। अब जब बच्चे होते हैं लड़के, जब वो गिर जाते हैं तो जब वो रोने लगते हैं तो पेरेंट्स क्या कह के चुप कराते हैं कि तुम शांत रहो। क्यों शांत रहो? क्योंकि तुम क्या हो, लड़के हो। और हमारे समाज का यही पूर्वाग्रह है, ठीक है। हमारे समाज का यही सोच है कि जो लड़के हैं वो कभी रोते नहीं है, ठीक है। ये पूर्वाग्रह समाज ने बना रखा है ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं। अब समाज ने या फिर हमारे पेरेंट्स ने ही लड़कों को ऐसा ट्रीट किया होता है, ऐसा बताया होता है कि लड़के रोते नहीं हैं, तो वो उसी हिसाब से अपने आप को ढालते चले जाते हैं। और जब तक वो बड़े होते हैं वो मान ही लेते हैं ऐसा कि जो हम लड़के हैं हम रो नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, ठीक है। अगर किसी लड़के को रोना भी आता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा मान चुका है, ऐसा सोच लिया है कि अगर वो रोएगा तो वो कमजोरी की निशानी है, वो कमजोर दिखेगा सबके सामने, ठीक है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खास करके जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो, ठीक है। लड़का और लड़कियां दोनों को रोने का मन करता है।
और कब रोने का मन करता है? जब उन्हें गुस्सा आता है या फिर जब उन्हें दर्द होता है। ठीक है, लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। बचपन से ही ऐसे अपने आप को ट्रेन करते जाते हैं, अपने आप को उस तरीके से ढालते जाते हैं कि जब तक वो बड़े होते हैं, उन्हें चोट लगे, दर्द हो या गुस्सा आए, वो रोते नहीं है। ठीक है, अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। अगर कोई बड़ा लड़का रोता है तो उसे ऐसा लगता है कि दूसरे जो है उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें चिढ़ाएंगे, ये सब बोलेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम रोते हो, तुम लड़के होकर के रोते हो। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक लड़के के माइंड में चलता रहता है, क्योंकि बचपन से ही उसे ऐसा ये बताया गया है कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते हो। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। ठीक है, हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। ठीक है, समाज की इन सामान्यताओं को हम बिना सोचे समझे ही मान लेते हैं। हम समाज की सारी बातों को बिना सोचे समझे जो चला आ रहा है, जो समाज में चल रहा है, उनको हम लोग बिना सोचे समझे ही मान लेते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल था कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, हम लोग उसको मानते हुए चले आ रहे हैं। जब तक हम बड़े होते हैं, हम लोग अपने आप को ऐसा ढाल ही लेते हैं कि रोना नहीं है। ठीक है, नहीं तो दूसरे लोग चिढ़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे कि तुम लड़के हो, तुम क्यों रोते हो। ठीक है, हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो हैं जैसा समाज में बना हुआ है, वैसा ही हम लोग लड़के और लड़कियां दोनों को देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे लड़के रहते आ रहे हैं, जैसे लड़कियां रहते आ रही हैं समाज में, हम लोग उसी तरह से लड़के और लड़कियों को देखना चाहते हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बनाना। अब रूढ़िवादी धारणाएं बनाना क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। जब हम किसी के बारे में छवि को बना लेते हैं कि वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही रहता है, वैसा ही बना हुआ है वो समाज में। ठीक है, तो हम लोग जो पहले से मानते हुए ही आते हैं, ठीक है, हम लोगों ने उसको मान ही लिया है, उसे हम लोग कहते हैं रूढ़िवादी धारणाएं। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पक्की धारणाएं बना ली हैं कि ये तो वैसा ही है। ठीक है, कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ठीक है, हम लोग अब किसी के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो कंजूस है, वो अपराधी है। ठीक है, तो हम लोग उन्हें क्या बना रखा है, उसके बारे में रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी है। ठीक है, कि वो तो कंजूस ही होगा। अब ऐसा हो कि वो ना हो कंजूस, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा अपना रूढ़िवादी धारणाएं को बना रखा है कि वो कंजूस होगा ही होगा। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। ठीक है, अब अब जैसा समाज है, उस समाज के अनुसार कोई नहीं चल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। अब मान लो कि समाज में ऐसा बना हुआ है कि सब लोग बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करते हैं। अब उस समाज में जो है वो एक इंसान है। अब ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि उस समाज में ऐसा एक इंसान हो जो कि उस समाज में जैसा बना हुआ है कि सब लोग खर्च करते हैं, लेकिन वो जो है पैसा को सेव करता है, तो वो समाज में उसको क्या कहा जाएगा, उसे कंजूस कहा जाएगा। हम लोग उसके बारे में वो धारणा बना लेंगे कि वो तो कंजूस ही है। ठीक है, या फिर कोई एक अपराधी है। ठीक है, या किसी ने कुछ समाज के बातों का उल्लंघन कर दिया, तो हम लोग उसे मान लेंगे कि वो क्या है, अपराधी है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे एवं अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। ठीक है, इस तरह की धारणाएं जो हैं, हम लोग नए इंसान से मिलते हैं या फिर उनसे बात करते हैं, तो हमें नए धारणाएं बनाने से हमें रोक देती है, ये रूढ़िवादी धारणाएं।
हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। अब जो कंजूस व्यक्ति है वो दूसरों से अलग है क्योंकि वो पैसा सेव करना चाहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने उनके बारे में जो है वो धारणाएं बना रखी है, लेकिन वो उसकी क्षमता है, ठीक है, वो दूसरों से अलग है, यह हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक रूढ़िवादी धारणाएं को बना रखा है कि वो कंजूस है, ठीक है, वो समाज में कम पैसे खर्च करता है, वो दूसरों पे कम खर्च करता है, वो पैसे को सेव करता है, तो हम लोगों ने उसे बता दिया कि वो कंजूस ही है, ठीक है। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जोड़ देती है, जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। अब हम लोगों ने ऐसा मान लिया है, ठीक है, समाज में ऐसी रूढ़िवादी धारणाएं बन चुकी है, ठीक है, कि लड़कियां जो हैं वो जहाज नहीं उड़ा सकती हैं। पर क्या ऐसा है? नहीं है, है ना। तो इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, ठीक है। ये रूढ़िवादी धारणाएं हमें ऐसे ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिसके लिए हमारे अंदर वो काबिलियत है पर वो हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि हमारे समाज में ऐसा सोच बना लिया गया था कि लड़कियां जो है वो प्लेन नहीं उड़ा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो लड़कों से अच्छा प्लेन उड़ा ले, ठीक है। असमानता एवं भेदभाव, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि असमानता क्या होती है, ठीक है। तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, ठीक है। कब होता है पूर्वाग्रह, वो सॉरी, कब होता है भेदभाव? जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाएं से उन्हें ट्रीट करते हैं, उन्हें देखते हैं, वो पहले ही सोच लेते हैं, उनके बारे में वो धारणाएं बना लेते हैं, उनके बारे में वैसा इमेज क्रिएट कर लेते हैं, तब जाकर के क्या हो स्टार्ट होता है? भेदभाव स्टार्ट होता है हमारे समाज के अंदर। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। अब आप किसी को अगर जिस हैंडपंप का आप यूज कर रहे हैं और दूसरे को वो चीज यूज नहीं करने दे रहे हैं, तो ये तो एक भेदभाव है, ठीक है। अब मान लो जो आप खाना खा रहे हैं, अब वो वही खाना खाने से आप दूसरे को रोक दें, ठीक है। अब आप जो हैं एक ही कुएं का पानी पी रहे हैं और दूसरे को उस कुएं का पानी नहीं पीने दे रहे हैं, तो यह समाज में क्या उत्पन्न करेगा? यह समाज में भेदभाव को उत्पन्न करेगा। हम लोग दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो भेदभाव हमेशा वैसे ही होता है, ठीक है, कि हम एक ही कप या गिलास में चाय को नहीं पी सकते हैं, पानी को नहीं पी सकते हैं, जो कुएं से हम पानी पी रहे हैं उस कुएं से किसी को पानी ना पीने दें। ये सब भेदभाव का ही रूप है, ठीक है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद कर लें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो दूसरे से बहुत भिन्न थे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कहानी को पढ़ा था कि समीर एक और समीर दो जो है वो दोनों जो है एक दूसरे से भिन्न थे ना। एक जो है पढ़ने का एक को अवसर मिला और दूसरे को जो है वो पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, ठीक है। यह असमानता का ही रूप था। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, उनका धर्म भी अलग था। जहां समीर एक हिंदू था तो समीर दो क्या था? मुसलमान था, है ना। यह विविधता का यह एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है, ठीक है। यह विविधता का एक पहलू है कि वह हिंदू था और मुसलमान था, यह एक विविधता का पहलू है, पर यह भेदभाव का भी रूप ले लेता है, ठीक है। यह भेदभाव का भी रूप हमारे समाज में ले लेता है। तब ऐसा होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, ठीक है। अब दूसरे धर्मों को, दूसरे रिलीजन को जो है हम लोग अलग मानने लगते हैं अपनों से,
तब जाकर के समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, हम अपने कास्ट बोलते हैं, वो दूसरे कास्ट का है, वो दूसरे कास्ट का है, तब जाकर के समाज में जो है वो भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, दोनों समीर में एक और अंतर उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। ठीक है, समीर दो गरीब था, यह विविधता का पहलू नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि समीर एक जो है वो गरीब था, समीर दो जो है वो गरीब था, वो न्यूज़पेपर बेचता था, उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। वहीं समीर एक जो है वो पढ़ा लिखा था, उसे अंग्रेजी का ज्ञान था। ठीक है, तो यह विविधता का पहलू नहीं है, यह असमानता का पहलू है। क्योंकि यहाँ पे विविधता नहीं, यहाँ पे असमानता दिखाया जा रहा है कि वह गरीब है, उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला। यह असमानता का रूप है, यह भेदभाव का रूप है। ठीक है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इन कारणों से दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अब जिसके पास पैसे नहीं है, वो जब हॉस्पिटल के अंदर जाएगा या स्कूल के अंदर जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा? भेदभाव किया जाएगा। इसी से हमारे समाज में क्या हो रहा है? भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, कुछ लोग विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति और मूल्यांकन नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अब समाज में वो रह रहे हैं लेकिन वो गरीब हैं, ठीक है, तो भी उनके साथ भेदभाव हमारे समाज में किया जाता है। ठीक है, ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति के लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, भेदभाव का सामना करने पर, ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती व बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा एवं अपवित्र माना जाता है। ठीक है, हम लोग आजीविका चलाने के लिए बहुत तरह के काम करते हैं, जैसे कोई पढ़ाता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई बढ़ईगिरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ठीक है, लेकिन इस काम में भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई लोग जो है वह बाल काटता है, सफाई करता है या फिर कचरा उठाता है, उसे जो है वो समाज में कम महत्व माना जाता है, उसे नीचा काम माना जाता है। ठीक है, इसलिए जो लोग कामों को करते हैं उनको गंदा एवं अपवित्र माना जाता है। ये सब काम जो करते हैं उन्हें समाज में गंदा एवं अपवित्र माना जाता है। इससे भी भेदभाव उत्पन्न होता है हमारे समाज में। इन कामों को करने से उनको गंदा एवं अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, यह एक जाति व्यवस्था का बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लोग कुम्हार के घर में पैदा हो गए, वो कुम्हार वो बर्तन बनाने का ही काम करेंगे, वह कला नहीं कर सकते, दूसरा चीज वो नहीं कर सकते। जैसे वो पढ़ने में बहुत तेज हैं, ठीक है, तो वो राइटर नहीं बन सकते। वो सिर्फ और सिर्फ कुम्हार के घर में पैदा हुए तो वो कुम्हार का ही काम करेंगे। जो लोहार के घर में पैदा हुआ है वो सिर्फ लोहार का ही काम करेगा। इससे क्या होता है, जाति व्यवस्था आगे आती है और इससे भी समाज में असमानता या भेदभाव जो है वो बहुत ही ज्यादा फैलता है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह सीढ़ी के तले में रखा गया है। अछूत सॉरी जाति व्यवस्था में लोगों को समूह एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें कि एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। ठीक है, पहले के ज़माने में या पहले के लोग ऐसा कर दिए हैं जाति व्यवस्था में कि हम लोग मानते हैं कि वह जाति जो है वो हमसे नीचे है, एक जाति जो है उससे ऊपर है। सीढ़ी की तरह बना दिया गया है जाति व्यवस्था को। ठीक है,
जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने आप को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी में के तले रखा गया, उनकी अछूत और अयोग्य कहा गया। इस जाति व्यवस्था के कारण ही जो जो सबसे ऊपर की जाति को बना, जो सबसे अपने आप को ऊपर की सीढ़ी पे रखा, वो अपने आप को समाज में सबसे ऊपर दर्जे का कहा। ठीक है। और जो सबसे नीचे था उसे अछूत या फिर अपवित्र कहा गया। ठीक है। यह जाति व्यवस्था जो है वो इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। हमारे जाति व्यवस्था में ऐसा था कि जो अछूत हैं उनको जो काम दिया गया है वो वही काम कर सकते हैं, उनके सिवाय वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। कुछ अछूत जो थे उनको सिर्फ और सिर्फ कचरा उठाने का काम दिया गया, या फिर जो मरे हुए जो जानवर थे उनको उठा करके साफ करने का ही काम दिया गया, उनके सिवाय वो कोई काम नहीं कर सकते थे। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। जो नीचे जाति के थे उन्हें बड़ी जाति के घर में घुसने की इजाजत नहीं थी। आप मंदिरों में नहीं जा सकते। जो नीची जाति के साथ थी उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था इन सब मामलों पे। ठीक है। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। ठीक है। जो बड़ी जाति के बच्चे हैं और जो छोटी जाति के बच्चे हैं, वो छोटी जाति के जो बच्चे हैं वो बड़ी जाति के बच्चों के साथ वो बैठ के पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये सब चीज के बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है। पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों से को वंचित रखा। ठीक है। अब इतना ज्यादा हमारे समाज में भेदभाव किया जाता था कि जो छोटी जाति के जो लोग थे उनको समाज में बहुत सी चीजों से वंचित रखा जाता था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि रूढ़िवादी धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, इसका जवाब दीजिए। रूढ़िवादी धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? इन दोनों के बीच में एक अंतर है। मैंने जो आपको बताया कि रूढ़िवादी धारणाएं उन्हें कहते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पहले से वो सोच रखा है। ठीक है। कि वो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। ठीक है। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? अब आप लोग अपने शब्दों में लिखिए कि जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उनको कैसा महसूस होता होगा। अच्छा तो महसूस नहीं होता होगा, है ना। अगले पाठ में पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है। ठीक है। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव का शिकार हुए। ठीक है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वो केवल 9 साल के थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1901 में यही जाति व्यवस्था का अनुभव हुआ था। ठीक है। तब वो 9 साल के थे। ठीक है। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक है। अपने भाइयों के साथ वो पिताजी से मिलने गए हुए थे। तो यहाँ पे एक कहानी है, वो कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर अब कहानी बताते हैं, जो कि कहानी यहाँ लिखा हुआ है उसे हम लोग पढ़ते हैं। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर ने पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था
कि हम अछूत के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। ठीक है, उनको एकदम से धक्का लगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कहानी दिया हुआ है कि जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं और वहाँ पे जो है वो वेट कर रहे हैं अपने पिताजी और या फिर उनके नौकर के आने का। तो वहीं पे स्टेशन मास्टर जो है आकर के पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव जो थे वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो वो स्टेशन मास्टर को लगता है कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं। तो वो पूछता है कि आपकी क्या परेशानी है। ठीक है, तो फिर स्टेशन मास्टर पूछता है कि आप कौन हैं। तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुंह से निकल जाता है कि हम महार हैं। महार समुदाय को महाराष्ट्र में जो है वो अछूत माना जाता है। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर को एकदम से धक्का लगता है। वो तो सोच के बैठा था कि ये जो है ये ब्राह्मण के बच्चे हैं। ठीक है, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। ठीक है, जैसे ही उन्हें यह पता चला उनके चेहरे पर अचानक से एक परिवर्तन हुआ। ठीक है, उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए। जैसे ही उन्होंने बताया कि हम एक महार हैं, तो वो स्टेशन मास्टर जो है वहाँ से चले गए और वो अपने कमरे के अंदर चले गए और वहाँ से वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। ठीक है, सूरज बिल्कुल छिप गया। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। अब स्टेशन मास्टर भी उन्हें छोड़कर चला गया, उनके पिताजी भी नहीं आए थे और नौकर भी नहीं आया था। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उनकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको लग चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया था, भेदभाव स्टार्ट हो गया था। जैसे ही उन्होंने बताया था कि हम महार हैं, जो स्टेशन मास्टर उनकी मदद करना चाहता था वही स्टेशन मास्टर अब उसकी मदद नहीं करना चाहता। और जो भी बैलगाड़ी वाले जो लोग थे भी जो भी बैलगाड़ी के जो लोग थे उन्हें ये कहते हैं कि हमें कोरेगांव लेकर के चलो, लेकिन कोई भी उन्हें ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि हम अछूत वर्ग को लेकर के जाएं और अपने आप को नीचा दिखाएं। ठीक है, हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें यह एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। यह दुगना किराया देने को भी तैयार थे, लेकिन यह बात यहाँ पैसों से बात नहीं बन सकती थी, क्योंकि यह क्या अछूत वर्ग के लोग थे, ऐसा मान लिए थे वो लोग। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवान से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। अब जो स्टेशन मास्टर पहले जिनको नहीं पता था कि ये महार हैं, वो उनसे गाड़ी वाले से मोल तोल कर रहे थे, अब वो भी चुपचाप खड़े हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर आप लोगों को एक जगह में से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे और आपको पानी भी ना पीने दे। आप सोच के देखिए कि आपके साथ आपको कैसा महसूस होगा कि आपसे लोग दूर दूर रह रहे हैं, आपको पानी भी ना पीने दें, आपसे बात तक ना करें।
यह छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवान ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। यह बच्चे पैसे भी दे सकते थे, सब चीज दे सकते थे, लेकिन गाड़ीवान ने उनके साथ भेदभाव किया, उन्हें लिए नहीं गए। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरे को मिलता है। अब जो दलित वर्ग के लोग, जैसे जो नीचे जाति के लोग थे, उन्हें बहुत चीजों से वंचित रखा जाता था, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। ठीक है। समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, तब जानते हैं हम लोग समानता के लिए संघर्ष क्या है। ब्रिटिश शासन में आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता एवं व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल थी। ठीक है। अब जो ब्रिटिश के साथ हम लोगों ने संघर्ष किया आजादी के लिए, वैसे ही जाति व्यवस्था या अपने साथ बुरा व्यवहार करने वाले लोगों के साथ, यह सब चीज के लिए भी लोगों ने संघर्ष किया था। दलित औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है। दलित महिलाएं, किसान, इन लोगों ने भी अपने साथ भेदभाव होने, जो उनके साथ भेदभाव होता था, उनके लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। बहुत सारे दलित जो लोग थे, उन लोगों ने मंदिर में जाने के लिए एक बहुत ही लंबा संघर्ष किया है। ठीक है। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, अब महिलाओं ने मांग किया कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे महिला के पास भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसान और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। अब जो किसान वर्ग थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनसे अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए, या ब्याज के ज्यादा पैसे वो लोग लेते थे, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया है। ठीक है। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। ठीक है। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। जो संविधान लिखने वाले जो लोग थे, उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छे तरीके से पता था कि हमारे समाज में कैसे नीचे जाति के साथ भेदभाव किया जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, किसानों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के लिए हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। कई नेताओं ने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ी थी। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। इसीलिए संविधान लिखते समय जो संविधान लिखने वाले थे, उन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखा कि किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव न किया जाए, कोई भी भेदभाव न हो। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी अछूआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। ठीक है। आज के समय पे जब संविधान लिखने के बाद हमें समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, ठीक है, तो आज जो है, अगर किसी के साथ अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी चीजें करती हैं, उसे हमारे समाज में एक अपराध की तरह देखा जाता है। लेकिन संविधान नहीं होने से पहले ये सब चीजें बहुत होती थी समाज में, लेकिन आज के समय पे ये सब चीजें नहीं है, और ये सब चीजें जो लोग करते हैं उनको यह अपराध की तरह हमारे समाज में देखा जाता है। ठीक है।
इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। अब इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। छुआछूत, किसी के साथ भेदभाव, ये सब चीजों को कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है हमारे समाज में। लोग अपनी पसंद से काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। आज के समय पे लोग अपना काम जो भी चुनना चाहते हैं। अगर कोई कुम्हार के घर में पैदा हुआ है, अगर वो दूसरा काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। आज यह समाज में ऐसी व्यवस्था है। ठीक है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीब और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। अब जो लोग यह समाज में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए हैं, संविधान ने उन्हें ऐसा, हमारी सरकारों को ऐसा कहा, बताया गया है या फिर उनको ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है या जिम्मेदारी डाला गया है हमारे सरकार के ऊपर कि जो समुदाय में जो बिखरे वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें क्या दिया जाए, उन्हें आरक्षण, ये सब चीज़ जो हमारे समाज में या फिर हमें दिया जाता है, जो नीचे जाति के लोग हैं उन्हें दिया जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं संविधान आने के बाद हुआ है। ठीक है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्मों का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। ठीक है। संविधान में ऐसा लिखा गया कि कोई भी भाषा, कोई भी धर्म, कुछ भी, यह सब चीज़ें अनिवार्य नहीं है। ठीक है। सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। संविधान ने ऐसा जोर दिया कि सभी धर्म जो हैं एकदम बराबर हैं। ठीक है। इसलिए भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता एवं महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आज हम अपने समाज में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। इस चैप्टर में हमने आज यही पढ़ा है कि समानता, असमानता जो है, कितना भी संविधान लिखने वालों ने कितना भी कोशिश किया, लेकिन आज भी हमारे समाज में असमानता और भेदभाव मौजूद है। ठीक है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष रहना होगा। समानता जो है ऐसी चीज है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना ही पड़ता है। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाला कदम बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है। ठीक है। अब आप लोग विविधता समझ गए होंगे, असमानता को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा कि विविधता क्या है, विविधता कैसे, डाइवर्सिटी कैसे है, क्या है, और असमानता क्या होती है, भेदभाव क्या होती है, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। और हम लोगों ने इसमें कहानी के माध्यम से भी पढ़ा कि कैसे भीमराव अम्बेडकर एक कहानी लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि कैसे स्टेशन मास्टर जो है उनके साथ अलग व्यवहार करने लगता है जब वो बताते हैं कि महार है। ठीक है। तो यह सब चीज़ें हमारे समाज में आज भी होती हैं। आज भी हमारे समाज में असमानता मौजूद हैं। ठीक है। विविधता तो है ही, हमारे समाज में असमानता और भेदभाव आज भी मौजूद हैं। उस तरीके से मौजूद नहीं है जैसे संविधान लिखने से पहले थी, लेकिन किसी भी तरह से आज भी असमानता हमारे बीच मौजूद है, हमारे समाज में भेदभाव मौजूद है।